हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड अपना चल रहा था। लास्ट टॉपिक अपना इस यूनिट का ल्यूवेल प्रमेय, और यहाँ आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ल्यूवेल प्रमेय का थ्योरम पहले अपन समझेंगे, लेकिन ल्यूवेल प्रमेय को समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन ये है कि पूर्णांकीय अथवा सर्वत्र विश्लेषिक फलन कुछ एक टॉपिक है, और क्या होता है उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करिएगा। सर्वत्र विश्लेषिक फलन, सर्वत्र का मतलब खूब अच्छा जानते हो, एंटायर की बात चल रही है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र का मतलब क्या है? सभी जगह। डेफिनेशन पढ़िएगा। यदि सम्मिश्र तल के प्रत्येक परिमित क्षेत्र में, यदि सम्मिश्र तल के प्रत्येक परिमित क्षेत्र में फलन विश्लेषिक फलन हो तो इसे क्या कहते हैं? सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहते हैं। यदि सम्मिश्र तल के प्रत्येक परिमित क्षेत्र में फलन विश्लेषिक फलन हो तो इसे सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहते हैं। मतलब जो भी आपके पास सम्मिश्र तल बनेगा, जो भी आपके पास सम्मिश्र तल बनेगा, इसमें आप पूरा ले लो, इसको जितना भी होगा, ये जितना मैक्सिमम हो सकता है सबका सब, सभी जगह यदि फलन आपका विश्लेषिक है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वत्र विश्लेषिक फलन। या आप ये कह सकते हो कि z इक्वल टू इन्फिनिटी के अलावा, क्या कह सकते हो आप? कि z इक्वल टू इन्फिनिटी के अलावा सभी जगह विश्लेषिक हो, क्योंकि इन्फिनिटी तो पता ही नहीं कहां पे। उसके अलावा यदि सभी जगह अपना फलन विश्लेषिक है तो उसे अपन क्या कह देते हैं? सर्वत्र विश्लेषिक फलन। ये बात समझ में आई? इसी पे डिपेंडेंट एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8.2.2, जो कि राजस्थान 2004 में, 5 में, 7 में, 9 में, 12, 15, 17 काफी बार आ चुकी है। पहले स्टेटमेंट पढ़िएगा इसका, कि यदि z के परिमित मान के लिए fz एक विश्लेषिक फलन हो तथा सर्वत्र विश्लेषिक फलन, fz एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन हो तथा कैसा हो? परिबद्ध हो, तो ये क्या कहलाता है? अचर फलन होगा। ठीक है जी। कहना क्या चाह रहा है ये? देखो समझो। सबसे पहली बात कि हमें गिवन क्या है, यहां पर इसका प्रूफ देख रहे हैं अपन। प्रूफ में हमको दिया क्या है कि सर दिया है एक तो फलन fz सर्वत्र विश्लेषिक है। फलन fz क्या है? सर्वत्र विश्लेषिक है। दूसरी बात वो हमसे क्या कह रहा है कि परिबद्ध है, कि फलन fz क्या है भैया? परिबद्ध है। एक बात तो वो कह रहा है कि फलन fz विश्लेषिक है, दूसरी बात वो कह रहा है कि फलन fz परिबद्ध है। तीसरी बात जो हमको प्रूफ करनी है कि टू प्रूव क्या है हमारे पास, कि सर टू प्रूव हमारे पास है कि हमको शो करना है कि यह अचर फलन है। fz क्या है? एक अचर फलन है। fz क्या है? अचर फलन। प्रूव करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि अचर फलन एक्चुअल में होता क्या है। देखो सुनो, अचर फलन उसे कहते हैं जब f' की वैल्यू कितनी आ जाए? 0। सब बात समझ रहे हो मेरी? f' की वैल्यू कितनी आ जाए? 0, तब उसे अपन क्या बोलते हैं? अचर फलन बोलते हैं। मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर 0 आ जाए। या फिर आप ये समझ सकते हो, या फिर आप ये समझ सकते हो कि कोई सा भी पॉइंट ले लो, उस पर एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। भाई अचर फलन यही तो होता है, याद हो तो आपको इस तरह की सिचुएशन बनती थी, आपको याद हो तो, कि सर यहाँ पर वैल्यू, ये फंक्शन f डिफाइन है, यहाँ पर यहाँ a b c कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ ओनली जैसे आपको x नहीं, यहाँ आपको 5 ही मिल रहा है। आप a रख रहे हो तो ही 5 मिल रहा है, b रख रहे हो तो ही 5 मिल रहा है, c रख रहे हो तो ही 5 मिल रहा है, तो हर सिचुएशन में आपको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है ना। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहते हैं? अचर फलन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहते हैं? अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन अपन कहते हैं, जिसमें आप पॉइंट कोई सा भी रख लो, आप फंक्शन में पॉइंट कोई सा भी रख लो, आपको वैल्यू क्या मिलती है? एक सिंगल वैल्यू मिलती है, बार बार रिपीट हो गए, बार बार रिपीट होकर आपको एक ही वैल्यू मिलती है। ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं क्या? अचर फलन। ठीक है। तो या तो आप ये प्रूव कर दो, या फिर आप कोई अलग अलग पॉइंट लो, उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए? सेम, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट फंक्शन या फिर अचर फलन। बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है। ये तो मुद्दा हुआ कि हमें दिया क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। अब अपन क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए? देखो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी यदि मुझे इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र यदि मुझे कवर करना है, यदि मुझे बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया? एक सर्कल बना लिया, मतलब मैंने एक वृत्त बना लिया। तो ये लीजिए, एक वृत्त बना लिया। ठीक है साहब, जिसका केंद्र कहां पर है? ये रहा, ओ पॉइंट पर, जीरो जीरो मूल बिंदु पर। जिसकी त्रिज्या कितनी है? कि सर त्रिज्या है इसकी कैपिटल R। ठीक है। यहां कोई पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया? इस पर T। ठीक है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है? R, और सेंटर कितना है? O0 पर, मूल बिंदु पर। ठीक है। जब मैंने इसको लिया तो देखिएगा, यहां मैंने पॉइंट ले लिया कौन सा? Z। यहां मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया? एक Z पॉइंट ले लिया। ठीक। लेकिन बात चल रही है किसकी? कि सर बात यहां पर चल रही है कि fz क्या दिखाना है? एक अचर फलन। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ जानी चाहिए फंक्शन की। आप कोई सा भी पॉइंट रखो, वैल्यू क्या आ जाए? सेम। मान लिया कि एक पॉइंट तो यहां पर है a, और एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया यहां पर है b।
तो चाहे मैं ए के सापेक्ष देखूं चाहे बी के सापेक्ष देखूं, दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, समान। एक बात और कही है इसने कि एफ जेड कैसा है, एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, मतलब सभी जगह क्या है, वो विश्लेषिक है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना कि माना एक वृत्त सी, माना एक वृत्त सी सच दैट जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर है। यहां पर जीरो तो इसका केंद्र है, आर इसकी क्या है, त्रिज्या है। तथा इस क्षेत्र सी में फलन एफ जेड, तथा इस क्षेत्र सी में फलन एफ जेड विश्लेषिक है, तथा इस क्षेत्र सी में फलन एफ जेड क्या है, हमारा विश्लेषिक है। ठीक है, ये बात भी हो गई। माना एक वृत्त सी जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर है, तथा इस क्षेत्र सी में फलन एफ जेड अपना क्या है, विश्लेषिक है। ठीक, तथा दो भिन्न भिन्न बिंदु कौन कौन से ले लिया मैंने, ए व बी इसी क्षेत्र में विद्यमान है। अगर आपको याद हो तो इसी एरिया में क्या है, फलन एफ जेड विश्लेषिक है इसके अंदर, और इसी में दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो आपने कोशी समाकल सूत्र पढ़ा होगा, याद करो कोशी समाकल सूत्र, कि हाँ सर हमने कोशी समाकल सूत्र पढ़ा है, और वो कुछ इस तरीके का था कि सर एफ ए इक्वल टू तो था इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इक्वेशन नंबर 1, और एक था एफ बी वाला, वो क्या था कि सर इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये दो चीजें मैंने यहां पर आपके सामने लिख दी, दो पॉइंट है ए और बी। मुझे प्रूव क्या करना है कि हमारा फंक्शन कैसा है, अचर है। हमारा फंक्शन कैसा है, अचर है, अचर हमारा फलन है। ठीक है, अब अचर फलन के लिए कॉन्सेप्ट क्या बनता है, या तो आप एफ डी जेड इक्वल टू क्या लेके आओ, जीरो, कि फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर वो क्या आ जाए, जीरो। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर कि कितने भी पॉइंट हो, यदि सभी पॉइंट्स पर वैल्यू सेम आ रही है फंक्शन की, एक ही वैल्यू आ रही है, 5 आ जाए, सी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन बोल देते हैं। तो मैंने दो अलग अलग पॉइंट ले लिए, कौन कौन से, ए और बी। दो अलग अलग पॉइंट जब मैंने ए और बी लिए तो इन पर मैं एफ ए और एफ बी मैंने निकाला। मुझे लेकर क्या आना है कि हमारा टारगेट ऐसे बन गया कि मुझे एफ ए बराबर क्या लेकर आना है, एफ बी। साथ साथ एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रखा है कि फलन एफ जेड कैसा है, परिबद्ध है। फलन एफ जेड कैसा है, परिबद्ध। यदि आपको सेकेंड ईयर की थोड़ी सी बात याद हो, चूंकि फलन एफ जेड कैसा है, परिबद्ध है, चूंकि फलन एफ जेड कैसा है, परिबद्ध। और कोई फंक्शन परिबद्ध कब होता है, परिबद्ध होने का मतलब क्या है, परिबद्ध होने का मतलब ये है कि किसी फंक्शन के लिए, किसी फलन के लिए ऊपर से कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिससे सारे मान उसके छोटे हो, और नीचे से भी कोई ऐसी संख्या मिल जाए कि उसके सारे मान उससे क्या हो, बड़े हो। ऊपरी परिबद्ध हो, निम्न परिबद्ध हो, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, परिबद्ध फलन कहते हैं। ठीक है, फलन एफ जेड परिबद्ध है तो अपन ले सकते हैं कि स्मॉल के लेस देन इक्वल टू एफ जेड लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। मतलब ऊपर से तो किससे छोटे सारे अवयव, के से, और नीचे से सारे अवयव किससे बड़े हैं, स्मॉल के से। ठीक है जी, या इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है कि देयर एग्जिस्ट कैपिटल एम ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कि जो मॉड एफ जेड की वैल्यू है वो काई से छोटी होती है, कैपिटल एम से। क्या होती है भैया, मॉड एफ जेड की वैल्यू कैपिटल एम से छोटी हो। मतलब इसको लिखने का दूसरा तरीका ये होता है, एम कोई एक पॉजिटिव नंबर है जिससे मॉड एफ जेड की वैल्यू क्या आती है, छोटी आती है। तो ये तो जो हमें क्वेश्चन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, यहां पर सॉल्व भी कर दिया इसको। अब आप इसे नोट करिए, तब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, लेकर मुझे आना है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो मैंने आपके लिए बनवाई, 3 इक्वेशन लिखवा दी। पहली तो मैंने आपके लिए लिखवाई थी
कि एफ ए इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। दूसरी वाली मैंने आपको क्या लिखवाई है, एफ बी इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड। और तीसरी मैंने आपके लिए क्या लिखवाई है कि मॉड एफ जेड की जो वैल्यू है वो कैपिटल एम से छोटी है। ठीक है जी, ये तीन बातें मैंने आपको लिखवा दी। अब इनका यूज करूंगा मैं कर क्या रहा हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहा हूं, मतलब एफ ए माइनस एफ बी। 1/2 आयोटा दोनों जगह है, ठीक है जी। इंटीग्रेशन सी दोनों जगह है, ठीक है। एफ जेड दोनों जगह है, ये भी ठीक है। अंदर क्या बचेगा कि सर अंदर बचेगा 1/z माइनस ए अपॉन 1/z माइनस बी, और यहां पर कितना है डी जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 आयोटा तो बाहर, इंटीग्रेशन सी एफ जेड तो यहाँ ब्रैकेट, ये जाएगा यहाँ माइनस का बी आएगा, ये जाएगा यहाँ प्लस का ए, तो ए माइनस बी बचेगा यहाँ पर, और बाहर कितना डी जेड, अपॉन में कितना आएगा जेड माइनस ए और जेड माइनस बी। इसको अलग से लिख देता हूं मैं, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ए माइनस बी तो ऊपर, अपॉन में जेड माइनस ए जेड माइनस बी, और बाहर कितना डी जेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड ए माइनस बी जो है हमारा, ए माइनस बी जो है उसको आप बाहर लिख सकते हो क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, अपॉन में क्या लिख दिया जेड माइनस ए और जेड माइनस बी, और यहां क्या लिख दिया आपने डी जेड। अब ये दोनों इक्वल कब आएंगे, जब इक्वल में जीरो आ जाए। भाई यदि एफ ए माइनस एफ बी इक्वल जीरो आ जाएगा तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। और आपको काफी बार मैंने समझाया कि जब भी इक्वल में जीरो लाना हो तो आप क्या ले लो, मॉड ले लो। तो यहां से मैंने क्या लिया, मॉड ले लिया। क्या लिया, मॉड एफ ए माइनस एफ बी, मॉड हो गया इक्वल, जैसे ही मॉड लोगे तो इधर भी मॉड आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन 2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी, और यहां पर कितना डी जेड। ये लग गया लेस देन इक्वल टू का साइन। मॉड सब पे अलग लगा दो, जैसे ही मॉड सब पे अलग अलग करते हैं तो क्या लग जाता है, लेस देन साइन लग जाता है, आप सब अच्छे से जानते हो। तो ऊपर तो आ गया मॉड ए माइनस बी, 2 तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, आयोटा का मॉड लग गया, इंटीग्रेशन सी मॉड एफ जेड, ठीक है, मॉड जेड माइनस ए और जेड माइनस बी, सब चीज पर अलग अलग क्या लगा दिया मॉड, और यहां पर क्या हो गया मॉड डी जेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइड में चल ही रहा है कि मॉड एफ ए माइनस एफ बी, थोड़ा सा यदि इसको और सॉल्व करूं मैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया, मॉड ए माइनस बी हो गया, नीचे 2 आयोटा का मॉड क्या होता है बताओ, ये 0 प्लस आयोटा है, √0² प्लस 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, मॉड एफ जेड की वैल्यू किससे छोटा है, मॉड एफ जेड सर कैपिटल एम से, तो इसकी जगह लिख दिया कैपिटल एम। नीचे क्या आ गया कि सर मॉड जेड माइनस ए और मॉड जेड माइनस बी, और यहां पर कितना मॉड में डी जेड। ठीक, अब छोटी मोटी मैं आपको 2-3 चीज सिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना है ना। देखो, यदि मॉड के अंदर x1 प्लस x2 आ रहा हो तो ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x1 प्लस मॉड x2। मॉड के अंदर यदि x1 प्लस x2 हो और यदि नेगेटिव साइन में लगाना चाहूं तो ये आ जाता है मॉड x1 माइनस का मॉड x2। मॉड के अंदर यदि x1 माइनस x2 हो और यदि आपने पॉजिटिव साइन लगाना चाहें तो मॉड x1 प्लस मॉड x2, और मॉड के अंदर यदि नेगेटिव साइन हो और यदि आपने नेगेटिव साइन लगाना चाहते हो तो मॉड x1 माइनस मॉड x2। मतलब मॉड को अलग अलग करके आप यदि पॉजिटिव साइन लगाते हो तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगी वो चीजें, और यदि आप ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगाते हो तो वो चीज क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, कम हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, इस मॉड को अंदर लेके जा रहा हूं नेगेटिव साइन के साथ ही। कैसे, देखते जाओ कि सर इधर तो है मॉड एफ ए माइनस एफ बी, इस साइन के बारे में अपन डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, अभी केवल मैं टर्म्स लिख रहा हूं, कितनी कि सर मॉड ए माइनस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन सी, ऊपर एम को बाहर लिख लो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, 1 अपॉन कितना आएगा, ऊपर बचेगा डीजेड ही बचेगा, तो 1 अपॉन कितना आएगा मॉड जेड माइनस मॉड ए। ठीक है साहब, और ये आएगा मॉड जेड माइनस मॉड बी, और यहां मॉड में डीजेड। बात समझ में आई कि नहीं कि सर आ गई, आपने मॉड को क्या किया अलग अलग। अब बात आ गई इस साइन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, यदि आप माइनस का साइन यूज कर रहे हो, यदि आप माइनस का साइन यूज कर रहे हो तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब जो पहले जो मॉड वाली वैल्यू थी उसमें यदि आप माइनस का साइन यूज करते हो तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है,
मतलब वैल्यू क्या हो जाती है इधर वाली, और वो तो घटेगी, खैर वो तो क्या होगी, घटेगी। मतलब जैसे ही मॉड लग रहा है, आप मॉड को अलग अलग किया और आपने साइन यदि नेगेटिव यूज किया तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब बाद में जो वैल्यू मिल रही है अलग अलग करने में तो क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि देखो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लग रहा है, इधर वाली वैल्यू बढ़ रही है। मैंने भी यहाँ पर वही काम किया है, टोटल पूरा मॉड था, मॉड को मैंने दोनों पे अलग अलग लगाया। अलग अलग मॉड लगाने से क्या होगा, ये जो वैल्यू है जो अलग अलग मॉड लगाने से ये कम होगी ज्यादा होगी, कि सर ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। देखो सुन लो, जब मॉड था अलग अलग, पूरे पे मॉड था, आपने जब अलग अलग मॉड किया तो ये जो वैल्यू मिली है वो कम हुई है, और ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा। वो वाली वैल्यू क्या हुई है, कम, और ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो जो वैल्यू कम हुई है ना, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या हो गई, कम, क्योंकि चौथे वाले के अकॉर्डिंग किया मैंने उसको सॉल्व। यहाँ पर मॉड पूरे पे लग रहा था, वो मैंने माइनस लगाया, दोनों पे लगाया, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो गई, कम हो गई। ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो गई, कम हो गई। और जैसे ही ये वैल्यू कम होगी, लेकिन ये तो हर में है, कहाँ है भैया, ये हर में है, और ये वैल्यू कैसी है, कम है। हर में है मतलब डिनोमिनेटर में है और वैल्यू कम है, तो इस पूरी फ्रैक्शन की, इस पूरी भिन्न का मान तो बढ़ जाएगा। जब किसी भिन्न का हर छोटा होता है तो भिन्न का मान तो बड़ा होता है, हर जितना कम होता जाएगा भिन्न का मान बढ़ता जाएगा, ऊपर तो 1 है ही, तो हर यदि छोटा है तो पूरी भिन्न का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से यहाँ किसका चिन्ह आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का। चल ये भी पहले रहा था, यदि आप डायरेक्टली भी इसको लगा दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम लगा कैसे रहे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे देखिएगा। तो लेस देन इक्वल टू मॉड ए माइनस बी एम अपॉन कितना, 2 पाई इंटीग्रेशन सी 1 अपॉन मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, कि सर मॉड जेड की वैल्यू जो थी, याद कीजिए मैंने आपको सर्कल बताते वक्त समझाया था कि जो सर्कल सी है वो मॉड जेड माइनस 0 इक्वल टू आर है, मतलब मॉड जेड इक्वल टू कितना है, कैपिटल आर। तो लिख दूं मॉड जेड की जगह कैपिटल आर। ठीक है, तो ये बन गया कैपिटल आर माइनस मॉड ए, फिर ये बन गया कैपिटल आर माइनस मॉड बी, और यहाँ कितना, डी जेड मॉड में। तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट टर्म होगी सारी सारी, सबको बाहर निकाल लीजिए। मैंने क्या किया कि यहाँ पर आर माइनस मॉड ए, ठीक है, और आर माइनस का मॉड बी मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, मॉड में डी जेड। अब याद कीजिए इंटीग्रेशन सी मॉड डी जेड अपन यूनिट की शुरुआत में प्रूव कर चुके थे, क्या होती है ये, चाप सी की लंबाई। क्या होती है, चाप सी की लंबाई। अब जो चाप सी है वो तो वृत्त है, और वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है, परिधि। वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है, परिधि। और वृत्त का पूरा नापोगे ना यूं तो परिधि तो होती है। तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू मॉड ए माइनस बी एम अपॉन आर माइनस ए, आर माइनस ए, और फिर यहां पर कितना, आर माइनस बी, और यहां कितना, इंटीग्रेशन सी मॉड डी जेड की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आर। ठीक है सर, और यहाँ साथ में 2 पाई चल ही रहा था पहले से, अपने लिखना भूल गए यहाँ पे, ये 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक। इधर कितना है कि सर मॉड एफ ए माइनस का एफ बी, और पूरे पे मॉड लगा है। अब यहां से आगे क्या करना है, लेकर तो 0 आना है। ठीक है, कैसे आएगा एक बार नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, जो हमारा फंक्शन एफ जेड है, फलन एफ जेड, वो एक्चुअल में है क्या, कि सर फलन एफ जेड सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। सर्वत्र विश्लेषण कहते कैसे, कि जेड जो सम्मिश्र तल पूरा का पूरा है, पूरे के पूरे सम्मिश्र तल में, पूरे के पूरे सम्मिश्र तल में फलन एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है। अच्छा सुनो, मैं आपसे पूछूं कि सम्मिश्र तल कितना बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, सर बहुत बड़ा है, पता ही नहीं कितना बड़ा है। लेकिन जब कोई चीज बहुत बड़ी है, अगर उसको मैंने एक पूरे वृत्त में कवर किया, मैं कहूँ पूरे ब्रह्मांड को वृत्त से कवर करो, तो वृत्त तो चाहिएगा, लेकिन उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे सम्मिश्र तल को कवर करने के लिए जो मैंने वृत्त बनाया था, उसकी जो त्रिज्या आर है वो इनफाइनाइट हो सकती है, कि तभी तो वो सर्वत्र इसलिए फलन बनेगा। तो इसका मैं यूज कर रहा हूं यहां पर कि चूंकि फलन एफ जेड, चूंकि फलन एफ जेड
सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। चूंकि फलन fz सर्वत्र विश्लेषिक फलन है तो r टेंस टू मैं क्या ले सकता हूं, इंफिनिटी, लिमिट लेने पर, या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि डायरेक्टली कि लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी लेने पर, लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी लेने पर। ठीक है, चलो तो इधर तो r है ही नहीं, तो इधर लिमिट लेने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको जो कि तो लिख दो कि मॉड एफ ए माइनस का एफ बी लेस देन इक्वल टू, एक काम करना, लिमिट तो आप लगा ही रहे हो, एक बात, जिस चीज की लिमिट कभी लगाते हैं अपन इन्फिनिटी, तो वो हमेशा कहाँ रहना चाहिए, अपॉन में। तो आप यहां से भी r कॉमन ले लो और यहां से भी r कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा मॉड ए माइनस बी कैपिटल M अपॉन r, और r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाहर, आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस मॉड ए अपॉन आर, और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस मॉड बी अपॉन आर, और यहां पर कितना है r, इस एक r से ये वाला r कैंसिल हो गया। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है r की वजह से इन्फिनिटी हो गया, और कुछ भी अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा भाई, कुछ भी अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इंप्लाइज करके अपन क्या लिख देंगे अब, एफ ए इक्वल टू एफ बी। मतलब मैंने क्या किया, उस सम्मिश्र तल में या उस क्षेत्र में जो मैं सर्कल बनाया था उसमें दो अलग अलग पॉइंट लिए थे मैंने, वैसे यही तो किया था मैंने कि ये सर्कल लिया, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ लिया, मूल बिंदु पर लिया, यहां से यहां मैंने इसको r बना दिया त्रिज्या, एक पॉइंट मैंने a यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने b यहां ले लिया, और जैसे ही दो पॉइंट लिए तो मैंने देखा कि दोनों पॉइंट पे फलन का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, दो अलग अलग बिंदु पर फलन का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब फलन कैसा है, अचर फलन, क्योंकि फलन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप इंप्लाइज करके क्या लिखोगे यहाँ से कि सर जो एफ डैश जेड है वो कितना है, 0 है, तो इंप्लाइज करके लिखोगे अतः फलन एफ जेड, अतः फलन एफ जेड कैसा फलन है, अचर फलन है, अतः फलन एफ जेड अचर फलन है। इस तरीके से अपनी लेवल में कंप्लीट होती है, और यहाँ आपकी यूनिट खत्म। अब जो नेक्स्ट यूनिट है 3, 4 और 5, उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएंगे, जितना टाइम उससे लगाए ना उसका हाफ टाइम लगेगा मैक्सिमम। और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका फर्स्ट पेपर चालू कर दिया जाए, तो दोनों को आप साथ साथ कवर कर लेना, ज़्यादा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पढ़ लोगे। और देखते हैं आगे, चलते जाओ, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट अपनी थर्ड। केवल छोटा सा इंट्रो बताऊंगा हल्का सा इसके बारे में, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कुछ जो बढ़िया बढ़िया थ्योरम है उनको प्रूव करेंगे। आगे की जितनी भी यूनिट्स हैं सब बहुत छोटी छोटी हैं, मैक्सिमम एक एक यूनिट में 10-10 7-8 टॉपिक हैं, मतलब मैक्सिमम 7 लेक्चर भी मुश्किल से बन पाएंगे एक टॉपिक पे। और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 आपका इसमें इंक्लूड है। मैंने आपको पहले बताया था कि चैप्टर नंबर 8 जो है वो यूनिट सेकंड में भी उसका कुछ पार्ट जा रहा है अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग, और कुछ पार्ट उसका चैप्टर 3 इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो बात समझिएगा ध्यान से कि यूनिट थर्ड और यूनिट सेकंड दोनों में ही चैप्टर 8 है, और यूनिट थर्ड में जो है चैप्टर 4 भी साथ साथ में इंक्लूड है। पहला टॉपिक इसका जो है टेलर थ्योरम है, खूब काफी बार पूछी गई है, और ये घात श्रेणी के ऊपर सारे सारे थ्योरम है, सारे सारे प्रमेय है। अभी चलो घात श्रेणी होती क्या है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, वो जब अपन चैप्टर 4 पढ़ेंगे तब देखेंगे उस चीज को। तो लेकिन अभी हमें थ्योरम से फोकस करना है और देखना है कि हमसे कहना क्या चाह रही है। आप इस थ्योरम को लिखिएगा पहले बात तो, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जो छोटी चीज एक फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो, कि 1 माइनस एक्स की पावर -1, मैंने आपको सारे के सारे बता दिया, द्विपद प्रमेय मैंने आपको सब बताई थी। 1 माइनस एक्स की पावर -1 का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। ठीक है, इसमें देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे जो टर्म्स आने वाली है उसको मैंने एक तो x की पावर n लिख लिया, तो नेक्स्ट डेफिनेटली x की पावर n+1 आएगी, उससे अगली x की पावर n+2 आएगी, और प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है,
अच्छा सुनिए आगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इन सब में से मैंने x की पावर n ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा x, फिर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब ये हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n। ये क्या बनेगा कि सर ये फिर से 1 माइनस एक्स की पावर -1 बन जाएगा। मतलब जो 1 माइनस एक्स की पावर -1 जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको लिख लेना, काम आएगा ये वाला हमारे। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट है ही जो कह रही है कि एक यदि वृत्त सी जिसका केंद्र z0 त्रिज्या स्मॉल r है के अंदर सभी बिंदुओं पर फलन fz विश्लेषिक फलन है, तो सी के अंदर प्रत्येक बिंदु z पर ये fz इक्वल टू fz0 z माइनस z0 f डैश z0 z माइनस z0 को होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश z0। इसका मतलब क्या है f डैश z0 का कि बिंदु z0 पर फलन fz का अवकलज। इसका मतलब क्या है, बिंदु z0 पर फलन fz का 2 बार अवकलज में द्विकोटि का अवकलज। ठीक है, इस तरीके का पूरा सीन लिखा हुआ है, थोड़ी बड़ी है, टाइम लगेगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोनों थ्योरम, ये तो टेलर वाली और लॉरेंज वाली, दोनों को एक साथ प्रूव कर देंगे। और पढ़ते रहिए, साथ साथ क्लासेस को नोट करते रहिए। टेस्ट भी आपका लेंगे तुरंत, अभी जल्दी 2 यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई, उसमें टेस्ट लेंगे। घबराने की बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल ना लें, पढ़ते रहो बस आप शानदार तरीके से, और बहुत जल्द आपको इसको खत्म करवा दूँगा पेपर। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर है नहीं, अब जितने हो गए उससे आधे ही बनेंगे, क्योंकि अब थ्योरम बहुत छोटी छोटी, एक उसमें 7-7 8-8 टॉपिक है मैक्सिमम, उतने ही लेक्चर लगा लो आप। दोनों क्वेश्चन का बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन का टॉपिक बता रहा हूँ, नोट करिए आप लोग इसको। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।